और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज सिंपल प्लूरिटी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सीक्रेट बैलेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, क्या आपको ये सभी क्लियर है? सीक्रेट बैलेट क्या होता है पता है आप लोग को? यस और नो में आंसर कीजिएगा। सीक्रेट बैलेट क्या आप लोग को पता है? नो, नहीं पता है। चलो देखिए, चलो समझ लो जिसको नहीं पता है। सपोज करो तुम्हारे क्लासरूम के अंदर हम आए और एक बॉक्स रख दे, एक डब्बा रख दे, ठीक ना? चलिए देखिए, मैंने एक डब्बा डाल दिया और उस डब्बे के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको वोट करना है मॉनिटर का। मॉनिटर के लिए आपके 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक है ए, एक बी और एक सी, वही हम लोग का जो चल रहा है। ए बी सी जो होंगे 3 कैंडिडेट हमारे खड़े हैं और आपको एक पेज दिया जा रहा है। इस पेज पे क्या होगा कि इन तीनों का नाम छपा होगा, ए का, बी का और सी का, ठीक ना? और आपको दिया जाएगा एक मुहर, एक स्टाम्प, ठीक, चाहे जैसा भी स्टाम्प हो, और कहा जाएगा कि जिसको तुम चाहते हो क्लास का मॉनिटर बने, उसके आगे आप जो होगा आप अपना स्टाम्प लगा दीजिए, थप्पा मार दीजिए, स्टाम्प लगाइए। यहाँ पे स्टाम्पिंग करने के बाद क्या होगा कि आप इसको फोल्ड करो और इस बॉक्स के अंदर डाल दो, ठीक है? ऐसा करवाया जा सकता है कि नहीं कर सकते हैं? हो सकता है ना ऐसा? और फिर क्या होगा कि हम यहाँ से अब एट लास्ट हम इसमें से एक काउंट करना शुरू करेंगे। सभी को बोले और सभी ने यही चीज किया, और काउंट करने के बाद देखें सबसे अधिक ए के आगे कितने लोगों ने स्टाम्प लगाया है। तो ए के आगे जो होगा वो 18 मेंबर्स जो थे वो थे, बी के आगे जो होंगे वो 13 मेंबर्स थे, सी के आगे जो 19 मेंबर्स हैं। तो कौन मेंबर जो था वो इलेक्शन जीत गया, ए और बी और सी में से? सी जीता ना, ठीक है? तो ऐसा जो होता है, ये जो सिस्टम होता है, यही होता है आपका बैलेट सिस्टम। और ये जो बैलेट दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। इसी बैलेट के अंदर आपने डाटा डाला ना, ठीक ना? इसी बैलेट के अंदर आपने सभी चीज को पुट किया है, तो ये जो होगा ये आपका बैलेट हो गया, ठीक। जो पेज जिसके ऊपर तुमने स्टाम्प किया है उसको हम बोलते हैं बैलेट पेपर। तो पहले ये चलता था, ठीक ना? स्टार्टिंग में ये सिस्टम था, कर दिया जाएगा, बॉक्स बना दिया जाएगा, और फिर क्या होगा कि जिसमें काउंटिंग की दिन होती है, एक दिन काउंट किया जाता है, तो काउंटिंग के डे जो क्या होगा कि सभी कोई क्या करेंगे, आएंगे और यहाँ पे काउंट करके हुए यही बॉक्स खोलेंगे और चेक करेंगे किसके आगे कितना वोट पड़ा हुआ है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल हो सकता है बाबू, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक ना? और दूसरा अब चलता है आपका, दूसरा अब चलता है आप लोग का क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम। उसमें क्या होता है कि सब कुछ यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये ठप्पा नहीं मारना है, स्टाम्प नहीं करना है, यहाँ पे एक बटन होगा और आपको आना है, और आने के बाद क्या होगा, इस बटन को क्लिक करना है, इस बटन पे जो होगा वो बटन दबाना है। और बटन दबाने के बाद क्या होगा कि एक मशीन होता है, एक तरीके से कंप्यूटर होता है, उसकी मेमोरी के अंदर फिट हो जाती है कि ए को कितनी बार जो होगा प्रेस किया गया है, बी को कितनी बार प्रेस किया गया, सी को कितनी बार प्रेस किया गया, ठीक ना? और ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हु इज द विनर ऑफ द इलेक्शन, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को क्या है ये? क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये जो क्लिक करने वाला था, बटन वाला जो सिस्टम था, बटन वाला जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जिसमें पेपर जो था पहले दिया जाता था उसको हम लोग बोलते थे सीक्रेट बैलेट, ठीक है? बैलेट पेपर सिस्टम वो कहा जाता था। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ठीक है, अब थोड़ा बहुत मुझे बता दो सब जरा, आप थोड़ा कैमरा ऑन करके आप मुझे बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैतिक श्रीवास्तव, नैतिक अपना कैमरा ऑन करो तो बाबू। नैतिक कैमरा ऑन कीजिए। क्यों नो सर, क्या प्रॉब्लम है? कौन अभी ऑन कर सकता है कैमरा, जल्दी बताओ। उत्कर्ष राज कर सकते हैं।
नैतिक आप क्लास से बाहर जाओगे लग रहा है, तो ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे तो अब उत्कर्ष का टर्म आ गया, ठीक ना। तो नैतिक अगर आप थोड़ी देर में अनम्यूट नहीं किए अपने आप को, या आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ, तो आप क्लास के बाहर जाइएगा, ठीक है। तब तक उत्कर्ष आप आ जाइए, अनम्यूट करो बाबू। यस सर। उत्कर्ष, सपोज करो कि आप जो होंगे, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको किस सभा में जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए लोकसभा। लोकसभा में, पक्का ना? लोकसभा। और राज्यसभा में जाओगे तो क्या यस पार्लियामेंट सर। के मेंबर रहोगे कि नहीं रहोगे? राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर होता है कि नहीं होता है? बाकी लोग चैट से मैसेज कर सकते हो, यस सर, होता है वो। है ना। तो अगर मैंने यस आपसे कहा कि पार्लियामेंट, आपको अगर एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो तुम क्या ऑप्ट तुमको चाहिए होगा, किसमें जाना पड़ेगा? सर, लोकसभा राज्यसभा में। दोनों में से किसी में भी, किसी इधर लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा में जाओगे तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाओगे, राज्यसभा में जाओगे तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाओगे, ठीक ना। यस सभी को सर। क्लियर हो रही है बात? एक होता है एमएलए, 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 एमएलए ये कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबली। ना। और एक होता है एमएलसी, ये स्टेट लेवल पे होते हैं बाबू, ठीक ना, स्टेट लेवल पे होते हैं। तो एमएलए और एमएलसी ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर चाहे तुम राज्यसभा में जाओगे तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाओगे, लोकसभा में जाओगे तब भी लोकसभा मेंबर ऑफ में जाएंगे पार्लियामेंट तब भी कहोगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो पार्ट में, दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है, समझ में आ रहा है? तो यस। लोकसभा का मेंबर बनना है, चलो आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, ठीक है। और किसका इसका हैंड रेज है? नैतिक श्रीवास्तव, चलो नैतिक अनम्यूट सर, मैं कर लो। वीडियो ऑडियो ऑफ कर लूं? हाँ ऑफ कर लीजिए उत्कर्ष। नैतिक श्रीवास्तव, अपरमय और नयन, चलिए फास्टली, जो भी आ जाए पहले। आर यू देयर? नैतिक श्रीवास्तव, नयन श्रीवास्तव एंड अपरमय त्रिवेदी, तीनों हो तुम वहां पे प्रेजेंट? यस सर। यस सर। वीडियो ऑन कीजिए जल्दी बाबू। यस सर। ओके, अपरमय त्रिवेदी, यस सर। वीडियो में आए थे बाबू तुम? नो सर, मेरे पेरेंट्स आए थे। अच्छा, नयन श्रीवास्तव तुम? यस सर, आए थे। सौरभ सर और आशीष और प्रतीक सर बात किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, तो आप में से कोई एक आंसर मुझे करो कि सपोज कीजिए आपको बनना है मेंबर ऑफ लोकसभा, तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? चलो अपरमय तुम बताओ। सर, उसकी एज 17 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। कितने ईयर से? 17। 17? नो सर। हाँ नो सर, 25 ईयर्स से। यस सर, 25। और उसे कोई ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा है, उसे मिला गया है, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिला गया है, वैसा क्या होल्ड ऑफिस नहीं होल्ड करना नहीं चाहिए? करता है। वेट अ मिनट, क्या नहीं होल्ड करना चाहिए? सर, एक ऑफिस जो से। ऑफिस, अच्छा यस ठीक सर। है। इसको हम बोलते हैं, कौन सा पोस्ट बोलते हैं? नो आइडिया। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, आगे। दो हुए तुम्हारे, एक एज हो गया, एक ऑफिस नहीं होना, कुछ और? यस सर। और सर, वो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। यस सर। वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसके पास किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप है। ठीक है। यस सर। और इतना, अभी तक इतना ही याद है सर। ओके नयन, कुछ ऐड करना चाहोगे उसमें? यस सर। सर वो साउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टाइप नहीं होना चाहिए एकदम। अनसाउंडेड माइंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नैतिक, नैतिक श्रीवास्तव, कुछ ऐड करना है कि सब हो गया? सर वो इंडिया के बाहर का हाँ ये हम लोग किए। आदमी नहीं होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। हाँ, इंडिया का होना चाहिए, सर चलो। वो नो सर, सर वही है। ठीक है चलिए। अब देखिए आप लोग समझिए, सभी कोई समझेंगे इस चीज को, ठीक ना। पहला चीज तो सबसे फर्स्ट जो होगा क्राइटेरिया होगा, वो होगा एज,
तो यहाँ पे एज हो गया 25। दूसरा होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक ना। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि कहीं ना कहीं उसके वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, वो खुद वोटिंग करने की एलिजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया वहीं से मालूम चलेगी, अगर किसी और का सिटीजनशिप रखा हुआ है तो उसको नहीं। तीसरा, वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं होना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी ऑन द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट बाय द गवर्नमेंट, लाभ का पद बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब कि वो अगर सरकारी नौकर है, सरकारी काम कर रहा है, तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और तब जो होगा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। क्लियर, ठीक ना। नेक्स्ट कंडीशन बनता है कि ही मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक और बनता है ही मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट, कंगाल आदमी, कंगाल समझते हो ना, बैंकरप्ट, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हो। ये बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो कि अगर बैंकरप्ट भी हैं तब भी जो होगा आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। अब तो और भी आ गया, और भी एडेड क्या हुए हैं कि अगर आपको कोई पनिशमेंट मिला है, कोई ऑफेंस आपने किया है, ठीक ना, कोर्ट ऑफ जुडिक्शन जो था, जो भी कोर्ट है, उसने अगर आपको कोई पनिशमेंट दिया है, तो पनिशमेंट लेने के बाद आप दागी नेता कहलाओगे, आप कल्प्रिट कहलाओगे, और तब भी आप कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन को। समझ में आया? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए ऑफ कर लीजिए अपना कैमरा आप लोग। थैंक यू सर। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अब मैंने क्या किया कि पार्टियां खड़ी होती हैं, जनरली आदमी तो कंटेस्ट करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी जो होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करो बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी अपने मेंबर को खड़ा करवाया। एक और हमारे पास पार्टी है कांग्रेस, कोई और एक पार्टी बनाओ, बताओ सब, जो कि नेशनल इलेक्शन कंटेस्ट करती है लोकसभा का, कोई एक पार्टी बताइए बीजेपी कांग्रेस के अलावा। जेडीयू। बीएसपी जेडीयू सर जेडीयू सर। क्या? आरजेडी। जेडीयू एक्चुअली लोकल पार्टी है, ये नहीं करते हैं। आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, लोजपा भी नहीं है। तुम लोग सुने हो ना समाजवादी पार्टी का नाम? दो समाजवादी पार्टी, एक और हो गया बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी भी एक होता है। दो समाजवादी पार्टी है, एक एसपी और दूसरा जो हो गया बीएसपी, ठीक ना सर आरजेडी। सुने हो ना। तो सपोज करो सभी जगह बीजेपी भी ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए, कांग्रेस ने भी खड़ा किया, एसपी ने भी खड़ा किया, बीएसपी ने, कभी कभी कोलिशन बना के भी खड़ा करते हैं ये लोग। तो बीजेपी के 18 कैंडिडेट जीत गए, ठीक ना, कांग्रेस के 20 कैंडिडेट जीत गए, एसपी के जो होंगे 15 कैंडिडेट जीत गए, और यहाँ पे ये जो होगा इसके 10 कैंडिडेट मान के चलते, सपोज करते हो। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने जीते, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? यही 4 पार्टियां हम लोग अगर मान के चलते हैं, टोटल कितने हो गए जरा काउंट कर तो। 53। 53 की 63 ना। अब क्या होगा, सरकार बनानी होगी तो कितना हमको चाहिए होगा, कितने सीट चाहिए होंगे? 32। वेरी गुड। तो 32 करने के लिए हम कहीं ना कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि 18 से 15 जोड़ दे, तो 18 और 15 होगा 33 हो गया ना। यस सरकार बन गई, 20-10 वाली सरकार नहीं बनी ना, नहीं। तो अब जिस पार्टी को हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट वोट मिला होगा, वो पार्टी कहलाएगी क्या? अपोजिशन। तो इस केस में अगर बीजेपी और एसपी ने मिलाकर बना लिया अपना पार्टी, और वो लोग जो होंगे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद सरकार बना लिए, ठीक ना, तो कौन होगा? कांग्रेस होगा कि बीजेपी होगा, बीएसपी होगा अपोजिशन का मेंबर? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट मेजोरिटी जो होगी उसी को मिली है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद हम लोग स्पीकर भी पढ़ चुके थे, ठीक ना। और ये एक डाटा आप याद रखिएगा कि जीवी मालवंकर जो होंगे, जीवी मालवंकर ये थे आपके फर्स्ट पर्सन जो थे, फर्स्ट स्पीकर थे, ठीक ना। जीवी मालवंकर जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, ठीक। ये नोट डाउन कर लो आप लोग, जीवी मालवंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा।
नहीं बाबू, गठबंधन को अपोजिशन नहीं कर सकते हैं। ये जो अभी सरकार बनी थी ना, एसपी समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर बनाया था, इसी को हम लोग गठबंधन बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं ना, राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। देखो ऐसा कुछ है नहीं कि लोअर हाउस अपर हाउस, ये एक तरह का क्या होता है ना कि जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री जो होंगे ना, उस सिस्टम को हम लोग लेते टाइम पे खुद से नेमिंग कर दिया अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा जो होगा वो लोअर हाउस है। रिपब्लिकन पार्टी हमारे कंट्री के अंदर है ही नहीं, कौशिक कुमार, नहीं है हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो देखो राज्यसभा, राज्यसभा इसलिए बोलते हैं, अपर क्यों बोलते हैं इसको जरा समझना। पीयूष कुमार का एक क्वेश्चन आया है, चलो पहले अपने डाउट्स पूछ लो, अगर किसी और को डाउट हो तो पूछ लो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो उसमें आप ना डालना। पीयूष ने लिखा है कि सर अगर अपोजिशन पार्टी गठबंधन करती है तो दूसरी पार्टी को भी गठबंधन करना पड़ेगा, इज इट कंपल्सरी और नॉट। तो ये इट इज नॉट कंपल्सरी। आपको अगर मूड करे, डिपेंड करे तो आप गठबंधन कर सकते हो, अगर आपका मूड करे तो आप गठबंधन तोड़ सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो आप बिना गठबंधन के भी रह सकते हो। कोलिशन गवर्नमेंट जो होगा वो जो जितनी भी पार्टीज होती हैं उन सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अगर सभी एग्री करते हैं तो बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट चलेगा, अगर एग्री नहीं करते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है पीयूष। सरकार बनाने के लिए आपको 50% प्लस वोट चाहिए, इतने सीट चाहिए 50% प्लस। अगर वो सीट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तब तो आप बिल्कुल भी सरकार नहीं बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब राज्यसभा, हम लोग राज्यसभा समझे। देखो राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस क्यों, एक्चुअल में पूरे के पूरा जो कंट्री होता है, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो कंट्री है उस कंट्री का सही में एक्चुअल रूलर कौन होते हैं। लोकतंत्र में, रिपब्लिक में, डेमोक्रेसी में एक्चुअल रूलर कौन होते हैं बताइए। पब्लिक होती है ना, ठीक है, वेरी गुड, पब्लिक होते हैं। अब क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर को पब्लिक ही चुनते हैं ना, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उनको कौन चूज करता है तो पब्लिक। लेकिन क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर को जिसने चुना, ठीक, अब वो मेंबर, जिस मेंबर को चुना गया पब्लिक द्वारा, अब वो मेंबर या अदर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो चुनते हैं दूसरे मेंबर्स को जो कि आते हैं किसमें, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो इसी कारण से, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं नए रिप्रेजेंटेटिव को, इसलिए उसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। बट एक्चुअल में वो अपर हाउस नहीं है, अपर हाउस कौन है तो लोकसभा है, और सबसे अधिक पावर भी एक्सरसाइज कौन करता है तो लोकसभा, क्योंकि वो जो होगा उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है पब्लिक के द्वारा। क्लियर हुआ ना। तो बस एक मिथली जो होगी बात है कि एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है, समझ में आ रही बात। बोलिए, ठीक। अब देखो इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा तो लोकसभा में टोटल होते हैं 552 मेंबर, तो राज्यसभा में वहीं पे 552 नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं मैक्सिमम 250 मेंबर्स, ठीक है। 250 मेंबर होंगे राज्यसभा के अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें से जैसे इसमें मैंने पढ़ा था कि 530 जो होंगे वो आएंगे स्टेट से, 20 आएंगे यूटी से और 2 आएंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। राज्यसभा में 238 आते हैं स्टेट से, ठीक है, स्टेट से यूटी से, और वहीं पे जो 12 मेंबर्स होते हैं इसको नॉमिनेट किया था बाय द प्रेसिडेंट, इसको नॉमिनेट किया था बाय द प्रेसिडेंट। अगला चीज, लोकसभा को जो प्रिसाइड करता है, वो प्रिसाइड करने वाले यानी कि उसका जो नेता होता है लोकसभा का, वो स्पीकर कहा जाता है,
और वहीं पे राज्यसभा को जो प्रिसाइड करेगा, उसका जो हेड होगा वो चेयरमैन कहलाता है। और चेयरमैन कौन होता है? तो ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमेशा चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। लोकसभा का टर्म होता है 5 इयर्स का और वहीं राज्यसभा का टर्म होता है 6 इयर्स का। ठीक ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये पार्लियामेंट वाला, ठीक ना। इस चार्ट को आप लोग बना लोगे दो साइड करके, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो ये भी आप नोटिस करोगे, नोट डाउन करोगे, ये हाउस ऑफ पीपल कहलाता है और ये काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है, और बाकी सारे पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन करोगे। समझ में आ रही बात? क्या नोट करना है आप लोग को? ओके, तो चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद डन का मैसेज कीजिए जल्दी। Sir, voice is not coming. अब देखिए, अब आपको आना है राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा में अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो एलिजिबिलिटी सब कुछ वही है, सेम एज ऑफ लोकसभा। बस यहाँ पे एज एक डिफरेंस हो गया है, एज का डिफरेंस हो गया।
और यहाँ पे जो मिनिमम एज था 25 ईयर्स लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, अब यहाँ पे जो मिनिमम एज हो गया वो हो गया 30 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज हो गया 30 ईयर्स। तो बस सब कुछ वही रखना है, एलिजिबिलिटी लोकसभा वाला ही, लेकिन एज को क्या कर लेना है 30 ईयर्स। क्लियर हो रही बात? तो आप एलिजिबिलिटी लिख लो, अगर सब कुछ याद होगा तो सब कुछ छोड़ सकते हो, बस एक एज लिख लीजिए, और नहीं तो बाकी आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, जल्दी कर लीजिए इसको। डन, ठीक ना? अब टर्म कितना होता है राज्यसभा का, जब बताओ तो राज्यसभा का टर्म कितना होता है, कितने समय तक राज्यसभा काम करता है? 6 years. सर 6 years। ठीक है, लोकसभा का 6 years. लोकसभा कितना होगा? Sir, 5 years. Sir, 5 years. Sir, 5 years. sir. 5 years. अब जो होगा ना, 5 years. को हम लोग परमानेंट हाउस ही बोलते हैं। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? तो सपोज करो कि इसमें टोटल 12 मेंबर हैं, ठीक ना, 12 मेंबर हैं। तो क्या हुआ कि हर एक 2 साल के बाद इसके 4 मेंबर जो होंगे, ठीक है, सर 1/4 सर निकल जाते हैं 2 सर। इयर्स के बाद इसके जो 4 मेंबर होंगे ये री इलेक्ट हो जाएंगे, मतलब इनका इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी 8 पहले से बने हुए हैं। समझ में आ रही बात? बाकी 8 मेंबर वैसे ही हैं, 4 मेंबर का री इलेक्शन हो गया। ठीक है, ये 4 मेंबर ग्रुप ए के हैं। फिर क्या होगा, फिर अगले 2 साल के बाद बाकी जो 4 मेंबर हैं इनका इलेक्शन हो गया ग्रुप बी वाले का। और फिर अगले 2 साल के बाद जो होगा, फिर बाकी जो 4 मेंबर जिसका अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है उनका इलेक्शन होगा ग्रुप सी वाले का। और फिर अगले 2 साल के बाद फिर इस ग्रुप ए वाले का, और सेम ग्रुप बी वाले का, और फिर सेम ग्रुप सी वाले का, ऐसा होते चला गया। तो देखो हर एक सिचुएशन में 8 मेंबर उसके पास परमानेंट रूप से रहे हैं कि नहीं रहे हैं? रहे हैं ना, हर एक सिचुएशन में 8 मेंबर रहे हैं। यस सर। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसमें सारे के सारे मेंबर खत्म हो गए। ठीक, बस 4 ही मेंबर जो होंगे वो हट रहे हैं, और 4 मेंबर के बाद फिर नए 4 मेंबर जो होंगे उसमें जुड़ जा रहे हैं। फिर अगले साल ऐसा ही कुछ हो रहा है, और सबका टेन्योर 6 साल पूरा हो रहा है, और 6 साल पूरा होने के बाद जो होगा वो एक्सचेंज कर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पार्टी है, ये जो बॉडी है, ये टीम कभी भी टोटली डिफाइन नहीं होती, टोटली खत्म नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये परमानेंट हाउस है। ये कही जाती है कि ये कौन सी हाउस है, तो ये है परमानेंट हाउस। समझ में आ रहा है? ये परमानेंट है। और वहीं पे जो दूसरी है वो नॉन परमानेंट है, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि अगर 552 मेंबर्स हैं तो अगर इलेक्शन होगा तो इन 552 का ही इलेक्शन होगा पूरा का पूरा एक साथ। और हो सकता है कि इन सब की सब तो एक टाइम जिस समय इलेक्शन होता है इनमें से इन सब की पावर जो कि गैप हो जाती है। तो ये एक टाइम पे बिल्कुल नल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो होगी वो नल बिल्कुल भी नहीं होती है। आना रिपीट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे क्लास से क्या किए कि हम 12 लड़के हैं, 4 लड़के को निकाले और नए 4 लड़के डाल दिए। तो तुम्हारे क्लास का स्ट्रेंथ कितना रहा? हाँ बिल्कुल 12 रहा ना। फिर क्या किया कि फिर नए 4 लड़के को निकाले, जो जिसको नहीं निकाले थे, और दूसरे 4 लड़के लेकर चले हैं। ठीक ना? तो जिस समय हम निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे रूम के अंदर 8 बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? है ना प्रेजेंट? ठीक है, तो क्या तुम्हारा क्लासरूम कभी खाली हुआ? नहीं खाली हुआ। तो यही सिस्टम चलता है राज्यसभा के अंदर। और लोकसभा में क्या होता है कि पूरा पहले तुम्हारे सारे मेंबरों को कहेंगे चलो क्लास के बाहर जाओ, और फिर आओ, जाओ पूछ कर आओ। तो पूरा एक टाइम पे क्लास खाली हो गया ना, पूरा का पूरा क्लास खाली हो गया कि नहीं हो गया लोकसभा में? जिसमें पूरा कहें कि सब जाइए और सब आइए तो वो लोकसभा, और सिर्फ 4 को भेजे 4 आइए तो वो हो गया राज्यसभा। तो 1/3 का है था, इसको ध्यान रखना है, 4 नहीं, इसको हम लोग कहें कि 1/3 ऑफ मेंबर्स। 1/3 जितने मेंबर होंगे उसके 1/3 मेंबर जो होंगे वो हर एक 2 साल के बाद जो होंगे वो री इलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनका इलेक्शन हो जाएगा। ठीक ना?
समझ में आ चुका? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यहाँ से यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 इयर्स। इसको आपको भी नोट करना है। एंड आगे ये भी आप मार्क करोगे, ये भी आप नोट करोगे कि 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स। ठीक ना, 1/3 ऑफ मेंबर जो होंगे वो हमेशा जो होगा 2 साल के बाद जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे और रीइलेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा का कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसे कॉल्ड परमानेंट बॉडी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। टॉपिक आपका राज्यसभा है, उसी के अंदर सब कुछ लिख रहे हो तुम लोग। देखो यहां से लिखना है। और आगे ये नीचे लीजिएगा। हो गया पायल? डन। चलिए अब आगे आते हैं पार्लियामेंट इन सेशन। तो देखो सपोज करो तुम्हारा क्लास 8 राज्यसभा है और क्लास 9 जो होगा वो लोकसभा है। सपोज कर सकते हैं आप लोग ना, क्लास 8 राज्यसभा और क्लास 9 जो होगा वो लोकसभा। हो गया? तो अब आप लोग को मेंबर अगर बनाया गया है, तो अगर मेंबर बनाया गया है तो आपको काम करना होगा, और काम करने के लिए आपको आपकी होनी चाहिए मीटिंग। आपको वर्क करने के लिए आपकी होनी चाहिए मीटिंग। ठीक ना? तो ये जो मीटिंग होता है इसी को हम बोलते हैं सेशन। मीटिंग जो होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? सेशन। तो जिस पीरियड में, द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स, हाउस मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों अलग अलग, ताकि वो अपने काम कर सके। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेशन। ठीक ना? अगर आप मिलते हैं ताकि अपना काम कर सके, मीटिंग करते हैं, तो उसी मीटिंग को हम लोग सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेशन में क्या है कि सेशन का हेड कौन है? तो लोकसभा का हेड जो होगा वो कौन है? लोकसभा का हेड, लोकसभा में कौन हेड करता है मिनिस्टर्स को? तो राज्यसभा में स्पीकर सर। चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन यानी कि वही प्रेसिडेंट भी करते हैं ना। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे तो किसी भी 2 हाउसेस को उनको समन कर सकता है। समन मतलब उनको नोटिस भेज सकता है कि आप मिलिए, और उनको जो होगा उनको हेड भी कर सकता है जब चाहे तब। ठीक ना? और ये कहता है कि साल में कम से कम 2 बार तो आपकी मीटिंग होनी चाहिए, और आपकी मीटिंग के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है। यानी कि 6 मंथ से अधिक समय तक आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मीटिंग ना हो। ऐसा ना हो कि हमने पार्लियामेंट बना दिया और मीटिंग हो ही नहीं।
ठीक ना, समझ में आ रहा है बात? शशांक प्रांजल, ये जीके का क्यूज नहीं है अभी। शशांक, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1992, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, जो पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान दीजिए आप। ठीक है, जब आपको एक्स्ट्रा करने को कहा जाएगा, आप एक्स्ट्रा करके लाइएगा कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल आप लेकर आना। ओके शशांक, ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए आप। तो कम से कम 2 बार मिलना चाहिए, और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 मीटिंग के बीच में? सर 6 months। 6 months। और अगर 6 मंथ से अधिक का गैप हो गया तब प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो अगर 6 मंथ से अधिक हो गया तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, तो दोनों को समन कर सकता है, पूछ सकता है कि क्यों मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मीटिंग करने का ट्राई करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी मीटिंग को बोल दे कि डिसॉल्व करो, कोई मीटिंग नहीं होगी और तुम भागो, तुम्हारा कोई भी पावर नहीं है, सबको हटा देगा, सारे मेंबर को हटा देगा। ठीक है, मीटिंग भी डिसॉल्व कर सकता है और सारे मेंबर को भी हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर से सहयोग लेकर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही वो काम करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से पूछ के वो क्या कर सकता है, पूरी की पूरी मीटिंग को डिसॉल्व कर सकता है, या आइदर ऑफ द 2 हाउसेस, इन दोनों हाउसेस को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और मीटिंग कब मानी जाएगी? तो अगर 552 है मेंबर तो उसका 1/10 यानी कि लगभग 56, मोर देन 1/10, तो कम से कम जो होगा 1/10 मेंबर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए या उससे अधिक, तभी मानी जाएगी कि ये सेशन कंडक्ट हुआ है। ठीक, सारे के सारे नेता लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन अगर 550 हैं तो 55 मेंबर कम से कम वहां प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मानी जाएगी कि उन्होंने मीटिंग कंडक्ट किया है, नहीं तो मीटिंग कंडक्ट नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रही बात? तो सेशन यानी कि सिंपली मीटिंग है। आपके सामने जो जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ एप्लीकेशन देना नहीं पड़ता है, वो कहीं ना कहीं किसी वर्क में गए होते हैं तो वो वर्क उनको शो करना पड़ता है, ये शो तो करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे गए हैं, बिल्कुल तुम्हारे तरह का नियम है, लेकिन हाँ वो एप्लीकेशन निकल आता है।
चलिए अब आगे समझते हैं। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है। हाँ, नहीं बोलिए क्या डाउट है। हाँ पूछो ना, पूछो जल्दी। सर ये जो आपने प्रेसिडेंट के पावर्स बताए, ये दोनों हाउसेस पे लागू होता है, मतलब दोनों मतलब? हाउसेस को, सर दोनों हाउसेस को ये प्रेसिडेंट समन भेज सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हाउसेस को समन भेज सकता है। और सर एक डाउट था, जैसे आपने बताया कि राज्यसभा परमानेंट होती है, हम्म। परमानेंट बॉडी, तो सर जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो तो हर 5 साल पे होते हैं, और 5 साल बाद मान लीजिए सरकार बदली तो सर जो 6 साल के टेन्योर में जो मेंबर्स थे उनका ये टेन्योर मतलब उनका टाइमिंग खत्म हो जाएगा, दूसरे पार्टी के मेंबर्स अब राज्यसभा में जाएंगे ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 6 साल वाले खत्म नहीं होगा, 5 साल वाले का ही खत्म होगा। मतलब कि सर अगर सरकार बदलेगी तो उनका टेन्योर जब तक खत्म नहीं होगा वो चेंज नहीं तब तक वो रहेंगे वहीं पे, सरकार बदलेगी तब भी। ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा है 543, और राज्यसभा में जो मेंबर हैं उनका टोटल नंबर है 245। ठीक, और कोई क्वेश्चन? और किसी कोई डाउट है? अब देखो किसी एक ने पूछा ना कि क्या दोनों हाउसेस की मीटिंग एक साथ चल सकती है। हाँ एक साथ ही चलती है, लेकिन अलग अलग चलती है। ठीक ना, मतलब कि राज्यसभा की मीटिंग अलग चल रही होगी, लोकसभा की मीटिंग अलग अलग हो सकती है। एक ही मेंबर जो होगा वो राज्यसभा में का भी मेंबर हो सकता है, लोकसभा का मेंबर हो सकता है। ऐसा कोई नहीं कि अगर लोकसभा के हैं तो राज्यसभा के नहीं है, राज्यसभा के हैं तो लोकसभा के नहीं। आप दोनों के मेंबर हो सकते हैं, दोनों के मेंबर हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक ना। और आगे, अगर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ये भी हम लोग देखेंगे कंडीशन। ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा को बुला सकता है और राज्यसभा को बुला सकता है, और दोनों के दोनों जो होंगे वो एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइंट सेशन कहलाता है, जिसमें लोकसभा के मेंबर रहेंगे और राज्यसभा के मेंबर एक साथ रहेंगे। आवाज सभी को आ रही है ना मेरी क्लियर? शशांक को मेरी आवाज लैग कर रही है। यस सर, बीच बीच में कभी कभी थोड़ी थोड़ी लैग कर रही है। ओ सर वॉइस क्लियर है। नो सर, आपका वॉइस क्लियर है। सर वॉइस बहुत क्लियर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब समझा जाए तो अब देखो, अभी आज का जितना हम लोग पढ़े ना उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को डिस्कशन करना है तो चाहो तुम लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट हम लोग एक साथ ही पढ़ें। ठीक, ऐसा ना हो कि कुछ फंक्शन आज पढ़ ले तो फिर वो हौच पौच हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट हम लोग एक टॉपिक को नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। अभी तक आज में कोई दिक्कत हुई है किसी को तो जरा मुझे बता सकते हो तुम लोग। आज में किसी को कोई डाउट हुआ है, या यहाँ से कहीं से भी कोई क्वेश्चन तुम लोग को राइज करना है मुझसे या अपने फ्रेंड से भी, तो बताइए। आप लोग का हम फेस टू फेस करवा दे रहे हैं, फेस ऑफ हो जाए, पूछ सकते हो एक दूसरे से भी। सब क्लियर है? सर क्वेश्चन पूछे? हाँ पूछिए। सर अभी जो लॉकडाउन था सर 1 साल के लिए, हम्म तो सर उसमें तो सर फिर मीटिंग नहीं हो पाया होगा, हम्म। तो फिर सर वो कैसे चला? चलो कोई इसका आंसर करना चाहता है क्या? सर ऑनलाइन सर मीटिंग। ऑनलाइन हुआ होगा। सर वीडियो कॉल सर ऑनलाइन हुआ है। सुनो, सर वीडियो बात तो कॉन्फ्रेंस। ऐसा नहीं है कि ये जो सत्र है, ये सत्र कभी भी कोई भी लॉकडाउन जो होगा 6 महीना से लंबा नहीं चला है अभी तक। हुआ है क्या ऐसा तुम्हारी बात? नो नो सर। सर। हुई है लॉकडाउन के कारण, ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग बंद कर दिया गया है। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट भी हो जा रहा है बाबू तो हाँ उस समय, क्योंकि इमरजेंसी का कंडीशन है ना, उस कंडीशन में तुम इस रूल को फॉलो कर सकते हो। उस
उस कंडीशन में मीटिंग जो होगी तुम्हारी पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अभी इस लॉकडाउन में सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है। फिर भी क्या हुआ कि वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। अब तो वर्चुअल मीटिंग का भी जमाना है ना, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास हो रहा है वैसे वर्चुअल में। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर जब राज्यसभा का टर्म 6 ईयर होता है तो 2 ईयर्स में बार बार उनके मेंबर को रिप्लेस क्यों किया जाता है? वो बोलिए कि आवाज ही नहीं था। सुनो सुनो, पूर्णिमा, उत्कर्ष और गोलू यादव, चलो हम इसको समझते हैं कि पूर्णिमा जो होगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ईयर 2001 में, ठीक ना? ठीक है, तो तुम्हारा टेन्योर कब पूरा हो जाएगा? 6 साल। 2007 तक। 2007 में हो जाएगा ना? यस सर। तो 2007 में हम क्या किए कि तुम्हारा इलेक्शन करवा दिए 2007 में। 2001 में तुम्हारा चुनाव हुआ तो तुमको दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। कब? तो 2007 में लड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पे हम सपोज रहे कि मयंक जो था, मयंक 2003 में आया, तो बताओ मयंक को कब अब इलेक्ट करना होगा? 2007 में ही कि किसी और ईयर में? 2007 के बाद 2009 में ना? तो 2009 में। हाँ, तो मयंक का इलेक्शन यहाँ पे होगा। और यहीं पे अगर उत्कर्ष की बात करें, ये 2005 में आया, तो इसका इलेक्शन कब होगा? 2011 में। और फिर सपोज करो कि पूर्णिमा फिर से इलेक्शन जीत गई 2007 में, तो फिर तुमको कब कंटेस्ट करना पड़ेगा इलेक्शन? 2013 में। समझ में आ रही बात ना? तो ऐसे चलता है। तो जिस समय ये इलेक्शन हुआ उस समय मयंक, उत्कर्ष, ये सब के सब क्लास इसमें प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर। तो यही होता है, 6 साल का आपका टेन्योर भी पूरा हो गया और हर एक 2 साल के बाद इलेक्शन भी हो गया। यस सर। ठीक, हाँ पर मैं बोलिए अब आप। सर अगर मीटिंग सर अगर सेशन डिसॉल्व हो गया पूरा, तो दोबारा इलेक्ट किया जाएगा तो शुरू से 6 साल के लिए होगा सर टर्म? हाँ, शुरू से 6 साल के लिए होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि टेन्योर बेसिस पे कि किसको, जैसे अब वो 6 साल के लिए हुआ ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेसिडेंट डिवाइड करके और उसके बाद 2-2 साल के इलेक्शन जो होंगे उसको कंडक्ट करवाएंगे। वैसे परमानेंट बॉडी है, तो परमानेंट बॉडी में ये कंडीशन बिल्कुल नहीं आती है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर डिसॉल्व हो गया और नया बना, तो नया बनने के बाद किसी 1/3 मेंबर का जो होगा वो 2 साल के बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा और फिर वही सिस्टम चलते रहेगा। ओके सर। ओके, और कोई? सर जैसे एक ईयर में 2 सेशन होना जरूरी है, अगर दोनों सेशन हो जाने के बाद कोई अचानक कोई डिजास्टर या फिर स्टेट लेवल कोई प्रॉब्लम आ जाए सर, तो फिर से सेशन रखा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी कंडीशन में जिस टाइम पे सेशन हो ही नहीं सकता, ऐसे वार हो गया, युद्ध हो गया 2 कंट्री के बीच में, ठीक ना, तो ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको सेशन करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी कंडीशन में वो प्रेसिडेंट अपने मर्जी से उसको इग्नोर करा सकता है। ओके सर। सर अगर आपने अभी बताया कि हर एक आदमी का 6-6 ईयर के बाद चेंज होता रहता है और हर 2-2 ईयर पे इलेक्शन होता रहता है ना सर? तो सर अगर मान लीजिए कहीं अभी कोई एक राज्य चल रहा है मीटिंग और अचानक उसमें कोई जैसे ये टेररिस्ट अटैक हो गया, सारे मेंबर्स शहीद हो गए उसी में, तो सर फिर उस टाइम पे तो फिर से री इलेक्शन करके सारे मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा? ये तुम अभी समझे ना, मैंने अभी इसी चीज को बताया। ये तो अभी तुरंत हम लोग क्लियर किए हैं कि हाँ, उस टाइम पे क्या होगा कि सभी मेंबर 6 साल के लिए चुने जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा कि 1/3 मेंबर का 2 साल के बाद ही री इलेक्शन करवा देगा। ठीक है, तो या फिर क्या होगा कि सब कोई 6 साल तो हो गया ना, तो कुछ इलेक्शन 8 साल के बाद होंगे। पहला इलेक्शन जो होगा, दूसरा 10 साल के बाद होगा, तीसरा 12 साल के बाद होगा, तो वही 1/3। तो ये प्रेसिडेंट वैसा ही सिस्टम क्रिएट करवा लेगा दोनों मिलकर, फिर आगे जाके वो डिफरेंशिएट हो जाए। आगे चलकर ये सिस्टम जो होंगे वो चले आए। तो हो सकता है कि 6 के बदले में तुम्हारा टेन्योर 8 साल हो गया, किसी का टेन्योर 10 साल का हो गया, किसी का टेन्योर 12 साल का हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके देन, तो क्लास इन करते हैं आज। यस सर। यस सर। यस सर। कहूत, फिर नेक्स्ट कभी सेशन में देखा जाएगा। कहूत अगले सेशन में हम लोग कहूत कर लेंगे शशांक।
डोंट वरी। डाउट ये है। रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहे हैं आशीष, और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आज शाम तक, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको। डाउट है हाँ बोलो। सर, तो जो मेंबर्स होते हैं